इसके अंदर अब यदि मैं डिफरेंस देखता हूँ तो कुछ मेन डिफरेंस हमने यहाँ लिख रखे हैं। ये कुछ डेफिनेट देखो, दीज आर द टर्म्स, दीज आर द टू टेक्नोलॉजीज जिनको सेपरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। एक एक मेजर डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि एक के अंदर आईपी बेस्ड, नॉन आईपी बेस्ड होगा, एक के अंदर आईपी बेस्ड, आईओटी में आईपी बेस्ड होगा। इट मींस कि इसके अंदर क्लाउड का यूज़ करेंगे, इंटरनेट एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं कर सकते, M2M में ऐसा नहीं कर सकते। बाकी इसमें एक चीज़ ये है, वर्टिकल एप्लीकेशन और ओरिजेंटल एप्लीकेशन, ये चीज़ शायद आपको नहीं पता लगेगी। ओरिजेंटल एप्लीकेशन का मतलब है डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं, और वाइड, बहुत वाइड एरिया के अंदर इसको कर सकते हैं। मींस इंटरनेट की बात करें तो थ्रू आउट द वर्ल्ड आप इसमें कम्युनिकेट कर सकते हो। और यहाँ क्या है, वर्टिकल का मतलब होता है स्मॉल रीजन के अंदर, और एक टाइप की ही डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सकेंगी, दूसरे टाइप के डिवाइसेस जो कंपेटिबल नहीं है वो नहीं कर पाएंगे। डिफरेंस बिटवीन आईओटी एंड M2M, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की बात करें तो हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ डिफर इन हाउ द कम्युनिकेशन बिटवीन द मशीन एंड डिवाइसेस हैपन। इस चीज़ के अंदर भी डिफरेंस है कि वो कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे वो मशीन्स के साथ, ह्यूमन के साथ या मशीन्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं। M2M यूजेस आइदर प्रोप्राइटरी और नॉन आईपी, ये बात हो चुकी है। और जो आईओटी है वो आईपी बेस्ड यूज़ करेगा। मशीन्स इन M2M वर्सेस थिंग्स इन आईओटी। जो थिंग्स जिसको हम बोल रहे हैं वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, जबकि M2M के अंदर हम मशीन्स की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या है कि होमोजीनियस मशीन्स हैं वो, दीज आर, देर आर नॉट द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स नहीं है वो, होमोजीनियस मशीन्स हैं। हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर, जो M2M है दैट इज़ मोर इंक्लाइन टू द हार्डवेयर, और जबकि मैं आईओटी की बात करता हूँ तो दैट इज़ मोर इंक्लाइन टू द सॉफ्टवेयर। Data collection and analysis, M2M data is collected in the point solution and often in ऑन प्रेमिसेस स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, नेटवर्क से बाहर तो कम्युनिकेट कर ही नहीं सकता M2M डिवाइसेस, तो इसलिए ऑन प्रेमिसेस ही डाटा कलेक्शन होगा। और आईओटी के अंदर तो क्लाउड का यूज़ होगा, तो आप कहीं भी इसको डाटा को ट्रांसफ़र करके वहाँ सेव कर सकते हो। एप्लीकेशंस की जब बात करें, M2M डाटा इज कलेक्टेड इन पॉइंट सॉल्यूशन एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑन प्रीमिसेस applications such as diagnosis applications, service management and applications। जो भी होगा ऑन प्रीमिसेस ही होगा। और आईओटी का जो डाटा है वो इंटरनेट के थ्रू आप कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र करके उसको दूसरी जगह एप्लीकेशन कर सकते हो। उसको एप्लीकेशन रिमोट मैनेजमेंट, रिमोट डायग्नोसिस के लिए या मैनेजमेंट ऑफ एप्लीकेशंस के लिए रिमोटली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। M2M वर्सेस आईओटी थोड़ा और देखते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी एंड वायरलेस कनेक्टिविटी आर द की ऑफ M2M और आईओटी। जब हम एनर्जी एफिशिएंसी की बात करते हैं और वायरलेस कनेक्टिविटी की बात करते हैं, दोनों ही मेन फैक्टर है, दोनों मेन फैक्टर हैं M2M के अंदर और आईओटी के अंदर। M2M कम्युनिकेशन इज ए सबसेट ऑफ आईओटी, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि जो आईओटी इज़ ए ब्रॉडर टर्म और M2M इतनी ब्रॉड टर्म नहीं है। आईओटी कंप्राइजेज M2M एंड H2M दोनों ही आ जाएंगे, जबकि M2M के अंदर मशीन से मशीन का ही कम्युनिकेशन है। इन प्रैक्टिस द आईओटी विल कंसिस्ट ऑफ हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉन आईपी एंड आईपी कनेक्टेड डिवाइसेस थ्रू आईपी कनेक्टेड गेटवेज। आईओटी के अंदर नॉन आईपी और आईपी दोनों टाइप के यूज़ हो सकते हैं, जबकि आप M2M के अंदर बात करेंगे तो वहाँ नॉन आईपी ही यूज़ होंगे।
M2M इवॉल्व हो रही है टुवर्ड्स द IoT। कैसे इवोल्यूशन हुआ M2M तो मैं बहुत पहले से आप मान सकते हो कि M2M बहुत पहले से एग्जिस्ट करता होगा। जैसे टेलीग्राफी था, टेलीग्राफी के अंदर आप यहाँ से मैसेज किया करते और वहाँ जाके वो मैसेज रिसीव होता था, तो मशीन ही मशीन से कम्युनिकेट कर रही थी। तो कहीं भी आप देख लीजिए जहाँ आप एक जगह से मशीन डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो दूसरी जगह रिसीव हो रहा है, तो वहाँ भी मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन ही रहा था। ठीक है, तो M2M टर्म इज़ वेरी ओल्ड टर्म, और उसके अंदर फिर उसके बाद रिमोटली उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, फिर वो कंसेप्ट आ गया इसमें। उसके बाद क्या है कि M2M हैज़ रीच्ड ए लेवल ऑफ मैच्योरिटी। अब वो मैच्योरिटी आने के बाद क्या है, मैच्योर होता जा रहा है मिलियंस ऑफ सेलुलर कनेक्शंस टुडे और ड्राइवन बाय द रेगुलेशन। ये सब ट्रांसफ़र होते होते फिर क्या है, यूजेस एंड कनेक्टेड डिवाइसेस। लास्ट में क्या हो गया, आप कनेक्टेड डिवाइसेस आ गए इंस्टेड ऑफ कनेक्टेड मशीन्स। ठीक है, काफ़ी स्लाइड हैं, 250 के अराउंड स्लाइड्स हैं, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताता जा रहा हूँ। स्लाइड आपके सामने आ रही है, आप इनको देख सकते हैं। Let's assume there is one of this machine on each floor or a on a 5-floor building. In total there are 5 machines. इस तरह की 5 machines हैं। Scenario 1, no connectivity। पहली चीज़ हम देखते हैं कि कोई कनेक्टिविटी नहीं है। Someone has to manually go on each floor and check it there are enough कॉफ़ी बीन्स, चॉकलेट पाउडर, मिल्क पाउडर एट्सेट्रा। ऐसी मशीन्स लगी हुई हैं, कॉफ़ी मशीन्स लगी हुई हैं, और हमेशा जाके चेक करना पड़ेगा 3-4 टाइम्स कि उनका आपस में वहाँ जो कॉफ़ी बीन्स हैं, मीन्स कॉफ़ी पाउडर है, चॉकलेट पाउडर है, मिल्क पाउडर, वो सब सफिशेंट है या नहीं है। सिनेरियो 2, बेसिक कनेक्टिविटी, M2M कनेक्टिविटी होगी, तो उसमें क्या होगा, the machine has basic sensors so it can send some kind of notification on your phone or email whenever the coffee beans, chocolate powder, milk powder etc falls below a certain level से नीचे आ जाएगा तो क्या होगा कि वो मैसेज कर देगा आपको। और एडवांस्ड है, अब IoT के अंदर देखेंगे तो क्या होगा इसके अंदर, देखिए लेट्स से द कॉफ़ी मशीन इज़ कनेक्टेड टू द ऑफिस सिस्टम एंड डेटाबेस। इट नोज विच एम्प्लॉय कम व्हेन एंड व्हाट इज़ देयर कॉफ़ी ड्रिंक्स कंजम्पशन पैटर्न। वो कौन एम्प्लॉय आज आया हुआ है, कौन नहीं आया, और उसके बाद उनमें से कितने लोग हैं जो डेली कॉफ़ी पीते हैं, कौन ऐसे हैं जो समटाइम्स कॉफ़ी पीते हैं, कौन ऐसे जो कभी कॉफ़ी नहीं पीते। ठीक है, दिस वे द मशीन कैन ऑप्टिमाइज व्हेन इट नीड्स टू बी टॉप्ड अप। ये मशीन अपने आप ही ये चीज़ ऑप्टिमाइज कर लेगी उसको कब फिल किया जाना चाहिए। इफ़ देर इज़ ए लार्ज मीटिंग event going on, the coffee machine can even check before the breaks and indicate in advance that it needs topping up। यदि कोई वहाँ बड़ी मीटिंग चल रही है, कोई बड़ी इवेंट हो रही है, तो तब भी मशीन को ये पता लग जाएगा कि उसको बहुत इमीडिएटली उसको टॉप अप करने की ज़रूरत पड़ेगी, मीन्स उसको फिल करना पड़ेगा। एडवांस IoT की बात करें तो इंटेलिजेंस भी उसमें हम डाल देते हैं। इन्वेंट्री के बारे में उसको पता होगा कि स्टॉक के अंदर क्या है, हाउ मच ऑफ कॉफ़ी बीन्स, चॉकलेट पाउडर, मिल्क पाउडर एट्सेट्रा इन स्टॉक एंड व्हेन वुड दे नीड ऑर्डरिंग अगेन। ऑर्डर भी अपने आप हो जाएगा। इट कैन हैव एन एम्प्लॉय यूजर इंटरफेस दैट कैन बी यूज्ड फॉर द एम्प्लॉयज टू गिव द फीडबैक ऑन which coffee beans or more or less popular, what drinks are popular। मीन्स वहाँ फीडबैक सिस्टम भी यूज़ किया जा सकता है। सिनेरियो 4, इंटेलिजेंट डिवाइसेस, उसी के अंदर आगे है। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड बाय द मशीन टू ऑर्डर द सप्लाईज।
अब देखिए हर एक एम्प्लॉय जो वहाँ कॉफ़ी मशीन यूज़ करता है तो वो अपनी फीडबैक भी डालेगा कि कौन सी कंपनी की कॉफ़ी बेटर है, कौन से कंपनी का मिल्क पाउडर बेटर है, कौन से कंपनी का चॉकलेट पाउडर बेटर है, और उसके अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट ऑर्डर किया जाएगा जो मेजॉरिटी होगी। बिल्ड योर ओन एप्स, APIs are available. Can robot automate the remaining task of cleaning, topping? हाँ, आगे फर्दर जब हम आगे जाके देखेंगे तो हम रोबोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। M2M इवोल्यूशन टू IoT कैसे इवॉल्व हुआ, करंट M2M के अंदर क्या है, कनेक्टिविटी, बहुत कुछ पढ़ लिया हमने, काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में क्या क्या कुछ हुआ है, क्या क्या कुछ डिफरेंस है। कनेक्शन फॉर द मशीन्स, और कंटेंट क्या है, मैसिव रॉ डाटा फॉर द थिंग्स। और जब हम इवोल्यूशन टू IoT की बात करें तो वहाँ क्लाउड का भी आ जाएगा, उसके बाद कंटेक्स्ट आ जाएगा, कंटेक्स्ट अवेयर डिजाइन, और उसके कोलेब्रेशन आ जाएगा, और कॉग्निशन आ जाएगा। कॉग्निशन क्या होता है, इंटेलिजेंस। कॉग्निटिव रेडियो एक वर्ड आता है, कॉग्निटिव रेडियो किसी ने सुना होगा तो। आज के टाइम में जो आपके मोबाइल के अंदर डिफरेंट टाइप के हार्डवेयर होते थे पहले, कि भाई ये CDM है, ये GSM है, ये है, ये है। तो इंस्टेड ऑफ दैट आज के टाइम में कॉग्निटिव रेडियो का कंसेप्ट आ रहा है। उसमें क्या है, आपका हार्डवेयर वही रहेगा, सॉफ्टवेयर चेंज हो जाएगा। चलो वो दैट इज़ सेपरेट इशू। कॉग्निटिव नाम से मुझे कॉग्निटिव रेडियो का नाम ध्यान आ गया। तो यहाँ कॉग्निशन का मतलब स्मार्ट, इंटेलिजेंट। कैपिलरी M2M क्या है, कैपिलरी M2M की बात बताई थी मैंने। आप इसको ये कह सकते हो कि इसके अंदर बहुत स्मॉल एरिया के अंदर कम्युनिकेशन होगा। मीन्स एक प्रेमिसेस के अंदर ले लें, लैन बेस्ड ले लें, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि यहाँ बैठे हो आप और वर्ल्ड के दूसरे हिस्से में, यूरोप में या अमेरिका के अंदर आप सिग्नल भेज सको, ऐसा नहीं है। कैपिलरी के अंदर स्मॉल एरिया के अंदर मोस्टली एम्बेडेड डिज़ाइन, लो पावर लो कॉस्ट डिज़ाइन, और शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। पावर कंजम्पशन भी इसकी लो है। और टू दिस एंड M2M विल बी डोमिनेट बाय इंडस्ट्री ड्राइवन स्टैंडर्डाइज्ड लो पावर सॉल्यूशंस। इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होता है क्योंकि वहाँ मशीन्स ने जनरली यूज़ करना है इसको। एक मशीन का दूसरी मशीन से कम्युनिकेशन यदि होना है, और वो दोज मशीन्स आर अंडर ए सेम रूफ, यदि एक ही रूफ के नीचे काम कर रही है, तो इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव वे टू गेट देम कम्युनिकेटेड विद ईच अदर। M2M बहुत अच्छा वे है कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ। उसके बाद क्या है कि यहाँ डिफरेंट हमने स्लो चीज़ें दिखा रखी हैं, मीन्स डिवाइसेस दिखा रखी हैं। GPRS दिखा रखा है, GPS दिखा रखा है, ये बैटरी दिखाई है, जिगबी रेडियो है, ठीक है, और रेडिएशन सेंसर बोर्ड है। ये सब चीज़ें हमने यहाँ शो की है। ईच नोड टिपिकल कंसिस्ट ऑफ सेंसर, रेडियो चिप, माइक्रो कंट्रोलर एंड एनर्जी सप्लाई। ये सब चीज़ें हमने शो कर दी। टारगेट क्या है, लो कॉस्ट रहे, लो कम्प्लेक्सिटी रहे, लो साइज रहे, लो एनर्जी रहे। प्रॉब्लम क्या है, डिफरेंट वेंडर्स, उसके अंदर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, इन ऑपरेबिलिटी। इसके अंदर क्या है कि आपस में जो डिफरेंट वेंडर्स जो सप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, HP का भी कंप्यूटर आता है, कैनन का भी आता है, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है कि आपको डिफरेंट वेंडर्स से वो चीज़ मिल रही है। तो ऐसा हो सकता है कि उनका आपस में इंटरेक्शन ना हो, उनके आपस में कंपेटिबिलिटी ना हो। उसके बाद इंटरफेरेंस, फेडिंग वगैरह होगी। मैक प्रोटोकॉल वर डिजाइंड फॉर द ह्यूमंस, और स्केलेबिलिटी। ये कुछ इश्यूज थे। सेलुलर M2M, सेलुलर M2M की अपनी एडवांटेज है। ये सब चीज़ हमने कुछ पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले।
कैपिलरी नेटवर्क्स ओनली प्रोवाइड लोकल कवरेज। जब हम सेलुलर की बात करेंगे तो लार्ज डिस्टेंस के ऊपर कम्युनिकेशन होगा उसका। और चैलेंजेस क्या है, ह्यूमन टू ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस और न्यू मार्केट रिक्वायर न्यू वे ऑफ थिंकिंग, हाई कॉस्ट एंड एप्लीकेशन complexity. Novelties of cellular M2M. सेलुलर M2M में क्या चीज़ नई है? नॉट सो मैनी ह्यूमन यूजर्स, करंट सेलुलर सिस्टम्स आर डिजाइंड फॉर द ह्यूमन टू ह्यूमन। जो हमारे जो सेलुलर सिस्टम डिज़ाइन किए गए हैं जो करंटली हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो किस चीज़ के ऊपर डिज़ाइन किए गए? ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन के बेस पे डिज़ाइन किए गए, और देन दोज आर नॉट वेरी मच कंपेटेबल फॉर द M2M। not so many human users, we tolerate delay even for the voice connections, we like to download a IoT mainly sorry, we like to download a lot many high bandwidth data। देखिए, मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि ह्यूमन जो डाटा जनरेट कर रहे हैं, हम लोग जो डाटा जनरेट कर रहे हैं, चाहे हम टाइपिंग की बात कर लें, चाहे हम क्लिक्स करते हैं अपने उसके मशीन के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर क्लिक करते हैं, या अपने मोबाइल पर क्लिक करते हैं, या हम कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं, या हम कोई ऑडियो प्ले कर रहे हैं, तो जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो हमारी स्पीड इतनी नहीं होती जितनी कि जो चैनल है उसकी कैपेसिटी होती है। तो यूजुअली वी आर नॉट एबल टू यूज़ दैट कैपेसिटी अप टू 100%। ठीक है, और 100% तो बहुत ज़्यादा है, हम समटाइम्स तो उसका 50% भी यूज़ नहीं कर पाते। तो ऐसे केस के लिए हम क्या करते हैं कि फिर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात मैंने पहले बताई कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हमने इसीलिए स्टार्ट की थी क्योंकि हम उसको वहाँ पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। तो क्या किया कि एक डिवाइस यूज़ कर रही है, फिर दूसरी डिवाइस यूज़ कर रही है, फिर तीसरी थर्ड डिवाइस यूज़ कर रही है। तो क्या था कि ह्यूमन टू ह्यूमन के लिए उसको डिज़ाइन किया गया था, लेकिन उसके अंदर क्या था कि ह्यूमन ह्यूमन जनरेटेड डाटा इतना ज़्यादा नहीं है, इतना फ्रिक्वेंट नहीं है, उसके अंदर डिलेज बहुत ज़्यादा है। तो जो चैनल कैपेसिटी है वो डाउन आ जाते हैं, चैनल एफिशिएंसी डाउन आ जाती है। तो चैनल एफिशिएंसी डाउन आती है तो इसका मतलब क्या है कि वी कैन ट्रांसमिट ए लॉट ऑन दैट, उसके ऊपर और भी कुछ ट्रांसमिट किया जा सकता है। फिर उसको क्या है कि न्यू कंसेप्ट जो आया, न्यू पैराडाइम जो आया, वो है M2M नोड्स का। उसके साथ हमने M2M नोड्स कनेक्ट कर दिए। एप्लीकेशंस आर डिले इंटॉलरेंट और नो ट्रैफिक मेनली अपलिंक, nodes need to operate autonomously uh, for a long time, or automated security and trust mechanism। ये हमारी रिक्वायरमेंट है M2M के लिए कि वहाँ हमें हमारा अप डाउन ट्रैफिक नहीं होगा, हमारा जनरली अपलिंक ही चलेगा। LT limitations for M2M, नो एफिशिएंट फॉर द स्मॉल डाटा ट्रांसमिशन। ठीक है, एफिशिएंट नहीं है स्मॉल डाटा ट्रांसमिशन के लिए। डिवाइस कॉस्ट इश्यूज, स्केलेबल बैंडविड्थ, डाटा रेट, ट्रांसमिट पावर, और हाफ डुप्लेक्स ऑपरेशन, RF चेन फॉर द टू एंटीनाज, और सिग्नल विद टू एंटीनाज, सिग्नल प्रोसेसिंग एक्यूरेसी। ये सब इश्यूज उसके अंदर डिवाइस की कॉस्ट के अंदर इश्यूज ये रहेंगे। क्योंकि जब आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं और आप उसको स्मार्ट बना रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हमें कंसिडर करनी पड़ेंगी। ठीक है, ओवरलोड इश्यूज, बिग नंबर ऑफ डिवाइसेस, यदि आपके चैनल में आ गई, आपके नेटवर्क में आ गई बहुत ज़्यादा डिवाइसेस, तो वो ओवरलोड इशू भी आ जाएगा। लो मोबिलिटी सपोर्ट, और 4 रीजन्स व्हेन कैपेसिटी इज नॉट रिक्वायर्ड।
लॉन्गेविटी, लॉन्ग टर्म डिप्लॉयमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको लॉन्ग टाइम के लिए ट्रांसमिशन करना है। पोटेंशियली लोअर सर्विस कॉस्ट कंपेयर टू 2G और 3G। जब हम 2G और 3G की बात करें, देखिए 2G और 3G के ऊपर आपको लॉन्ग टाइम यदि ट्रांसमिशन करना है तो इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। 2G या 3G किसी के ऊपर भी आप बात करो। उसके बाद क्या है, पोटेंशियली लोअर सर्विस कॉस्ट कंपेयर टू 2G और 3G, और स्केलेबिलिटी और सुपीरियर परफॉर्मेंस, ये हम कंपैरिजन करें LTE को। ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबिलिटीज फॉर M2M, कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मे बी बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक सिनेरियो रिक्वायरमेंट। लो मोबिलिटी, रिड्यूस रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी, यदि मोबिलिटी कम होगी तो बार बार उसको हैंड ऑफ नहीं होगा उसके अंदर, यदि मोबिलिटी हाई होगी तो बार बार हैंड ऑफ होगा। टाइम कंट्रोल्ड, टाइम टॉलरेंट एप्लीकेशन दैट कैन डिले ट्रांसमिशंस, टाइम टॉलरेंस कितनी है, मीन्स आप किसी एप्लीकेशन के अंदर कितना डिले दे सकते हो मैक्सिमम, ठीक है, वो उसकी टॉलरेंस है। स्मॉल डाटा ट्रांसमिशंस, आप थोड़ा डाटा कलेक्ट हुआ ट्रांसमिट कर दिया, थोड़ा कलेक्ट हुआ ट्रांसमिट कर दिया। प्रायोरिटी अलार्म मैसेज, मैक्सिमम प्रायोरिटी फॉर अलार्म ट्रैफिक, ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, जो इमरजेंसी है उसको। सिक्योर कनेक्शन, सिक्योरिटी, कनेक्शन की सिक्योरिटी, और लोकेशन स्पेसिफिक ट्रिगर, लोकेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑपरेटर, और इनफ्रीक्वेंट ट्रांसमिशन, ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं M2M जिसमें ऑप्टिमाइज्ड वे में वर्क कर सकता है। दीज आर फ्यू पॉसिबिलिटीज़। 4 स्टेजेस ऑफ IoT सॉल्यूशन आर्किटेक्चर, देखिए फर्स्ट स्टेज में सेंसर्स आ जाते हैं, सेकंड स्टेज के अंदर इंटरनेट गेटवेज, डाटा एक्विजिशन सिस्टम आ जाते हैं, थर्ड स्टेज पे उस डाटा का एनालिसिस आ जाता है, प्री प्रोसेसिंग आ जाती है, उसके बाद फोर्थ स्टेज में डाटा का एनालिसिस आ जाता है, और उसके मैनेजमेंट है, और उसके बाद उसकी स्टोरेज है, उसको स्टोर कर लिया जाएगा फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर में यदि कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो दोबारा उसको रेफर किया जा सकता है। आपके मोबाइल के अंदर भी बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, ठीक है, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं जब सेंसर्स में आपको पढ़ा रहा था। कार भी स्मार्ट होने जा रही है, पार्शली तो स्मार्ट आ ही रही है, क्योंकि MPFI इंजन, यदि आप मैकेनिकल स्टूडेंट्स ने तो सुना होगा, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, वो कंट्रोलर बेस्ड ही है। और कार्बोरेटर बेस्ड सिस्टम, जहाँ तक मैं समझता हूँ 2000 के बाद कार्बोरेटर बेस्ड सिस्टम इंडिया में भी यूज़ होने बंद हो गए थे। किसके अंदर, 4 व्हीकल्स के अंदर, 4 व्हीलर्स के अंदर, मीन्स मैं कार्स वगैरह की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ MPFI इंजन आ गए थे। तो वो भी, वो एक टाइम था, वो एक स्टार्टिंग थी जहाँ से हमने सेंसर्स कार्स में यूज़ करना या ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करना शुरू किया। यहाँ तो बहुत सेंसर यूज़ हुए हैं, नाइट विजन यूज़ हुआ है, फ्रंट ऑब्जेक्ट CCD, उसके बाद फ्रंट एयर बैग के लिए जो सेंसर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे सेंसर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इसमें। विंड टर्बाइंस, जब आप टर्बाइंस की बात करोगे तो वो भी स्मार्ट हो गई हैं, उनके अंदर भी IoT बेस्ड उसको बना दिया गया, स्मार्ट कंसेप्ट उसमें लगा दिया गया है। तो उसमें प्रेशर है और उसके बाद पोजीशन है। देखिए जो एक विंड टर्बाइन चल रही है, विंड मिल जिसको बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या है कि जो विंग्स का ओरिएंटेशन भी आप एयर के फ्लो के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सब ये सेंसर लगे हुए हैं जिसकी फीडबैक कहीं यहाँ भी जाती है, जिससे इनकी ओरिएंटेशन सेट की जाएगी, ठीक है। और डिफरेंट चीज़ें यहाँ ऑब्जर्व हो रही हैं। आर्किटेक्चर क्या है,
एप्लीकेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क और M2M एरिया नेटवर्क, ये चीज़ें इसके अंदर है। एप्लीकेशन और उसके बाद कम्युनिकेशन नेटवर्क और M2M एरिया नेटवर्क। बीच में आप देख सकते हैं M2M गेटवे का यूज़ हुआ है यहाँ, M2M गेटवे, ठीक है। कैपिलरी नेटवर्क है, ये अपना कैपिलरी नेटवर्क है, ये कैपिलरी नेटवर्क। और यदि यहाँ आपको कहीं और ट्रांसमिट करना है, जैसे मैंने बताया था सेलुलर सिस्टम का यूज़ करके, तो आप गेटवे का यूज़ करके आगे ट्रांसमिट कर दीजिए। डायरेक्ट आप नहीं ट्रांसमिट कर सकते। आप डायरेक्ट तो जब आप ट्रांसमिट करोगे तो आप क्या होगा कि यहाँ आप कैपिलरी नेटवर्क के अंदर ही काम करेंगे। ये भी कैपिलरी नेटवर्क है, ये यहाँ सेलुलर नेटवर्क के थ्रू ही काम कर रहे हैं। फॉर दिस पर्पज सेलुलर नेटवर्क, टेलीफोन लाइन्स एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कैन बी यूज्ड। बता दिया, मैं बता चुका हूँ ये चीज़। देयर आर सेवरल मीन्स ऑफ सेंडिंग डाटा ओवर द सेलुलर नेटवर्क, CDMA एंड GPRS। बहुत सारे मेथड हैं। फाइनली व्हेन डाटा रीच एन M2M एप्लीकेशन दे कैन बी एनालाइज्ड, मीन्स सारा डाटा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, उसको फिर एनालिसिस करेंगे। IoT कैसे वर्क करता है? IoT के अंदर RFID सेंसर, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं सेंसर्स के अंदर, जब मैं बता रहा था। टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक द डेटा ऑफ थिंग्स, टू कलेक्ट एंड प्रोसेस द डाटा, टू डिटेक्ट द चेंजेस इन द फिजिकल स्टेटस ऑफ द थिंग्स, ठीक है। ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। टू एनहांस द पावर ऑफ द नेटवर्क बाय डिवॉल्विंग प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़, इवॉल्विंग आएगा, डिवॉल्विंग नहीं है, इवॉल्विंग प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेटवर्क, और नैनो टेक्नोलॉजी टू मेक द स्मॉलर एंड स्मॉलर थिंग्स। ये दीज आर पिलर्स फॉर द IoT नेटवर्क, आप ये कह सकते हैं। IoT का स्ट्रक्चर कैसा होता है? IoT कैन बी viewed for gigantic network consisting of networks of the devices and the computer connected through the series of intermediate technologies। बहुत सारे सेंसर्स होंगे, बहुत सारे डिवाइसेस होंगी, किसी कंप्यूटर के थ्रू वो कनेक्टेड रहेंगे। और इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजीज़ क्या होंगी? RFID भी यूज़ हो सकती है, या सेंसर्स यूज़ होते हैं, या वायरलेस कनेक्शंस भी हो सकते हैं। इस टाइप में कनेक्टिविटी होगी। टैगिंग थिंग्स, रियल टाइम ट्रेसेबिलिटी, RFID यूज़ होगा। फिलिंग थिंग्स, इसमें सेंसर यूज़ होंगे। श्रिंकिंग थिंग्स, मिनी एक्चुएशन, और नैनो टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवोक्ड। एक्चुएशन की बात करते हैं हम, एक्चुएशन मीन्स एक्चुएटर्स की बात करते हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ एक्चुएटर्स आ जाएगा। और उसके बाद थिंकिंग थिंग्स, श्रिंकिंग थिंग्स मीन्स एक्चुएशन की भी बात हम ये नहीं कह सकते। यहाँ पर एक्चुअली क्या है, हम चीज़ों को मिनिएचर साइड की तरफ जाते जा रहे हैं, मीन्स उसको छोटे छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैम्स है, मैम्स एक्चुएटर्स हैं लेकिन मिनिएचर फॉर्म में है, ठीक है। इस टाइप में बात कर रहे हैं हम। थिंकिंग थिंग्स, एम्बेडेड इंटेलिजेंस मीन्स स्मार्ट सेंसर भी मैंने आपको पढ़ाए थे, तो इसलिए क्या है कि वहाँ स्मार्ट सेंसर की यहाँ भी बात हुई है। और उसके अलावा भी आपका जो सिस्टम के अंदर जो थिंग बेस पर, डिवाइस बेस पर ही कुछ ऐसा हो कि वो डिसीजन अपने आप ले सके। IoT एज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ये बात हम पहले कर चुके हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एजुकेशन है, बिजनेस है, होम है, अर्थ है, एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है, ये सब का आपस में कनेक्शन है, सारे बिजनेस के थ्रू कनेक्टेड है। वो एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल था, यदि आप उसको समझो तो। जो मैंने कॉफ़ी मशीन्स का एग्जांपल दिया, 5 फ्लोर के ऊपर है, वहाँ जब उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ मशीन का मशीन से कनेक्शन है, और उसके बाद उसमें IoT का कंसेप्ट जब आ गया, उसके बाद एडवांस IoT का कंसेप्ट आ गया, वहाँ से आप चीज़ों को बहुत ईजीली समझ सकते हो। वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नॉलेज मैनेजमेंट, हम ये समझते हैं कि
डाटा है, डाटा के बाद इंफॉर्मेशन हुई, इंफॉर्मेशन, डाटा तो बहुत कुछ है। आप आज नेट के ऊपर देखोगे, आज आप यूट्यूब के ऊपर देखोगे, फॉर एग्जांपल आप आईओटी के बारे में पढ़ने लग जाओ, तो आईओटी के बारे में आपको इतना मटेरियल मिल जाएगा, इतना मटेरियल मिल जाएगा, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ काम की है, क्या चीज़ नहीं है। यू विल हैव टू फिल्टर आउट दैट, उसको आपको फिल्टर आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डाटा तो बहुत अवेलेबल है। उसके बाद क्या होगा, आंसर टू हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, इन क्वेश्चन का जब आप रिप्लाई मिलेगा तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आंसर हाउ क्वेश्चंस, वहाँ से आपको नॉलेज मिलेगी। उसके बाद एप्रिसिएशन ऑफ वाई, वहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी सिस्टम की। और उसके बाद विजडम, जहाँ इवेल्युएट करेंगे चीज़ों को, जहाँ लर्निंग का कंसेप्ट शुरू होगा, तो वहाँ से क्या होगा, विजडम डेवलप होगा वहाँ से। तो ये है, यहाँ से हम ये देखते हैं कि ये हमारे डाटा, हमारे लिए रॉ डाटा हमारे लिए मिनिमम इम्पोर्टेंट की चीज़ है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की चीज़ नहीं है। और जब हम यहाँ आते हैं तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट विजडम है।